नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के बारे में कि बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल होती है उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, जो जीनोम रेप्लिकेट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल रेप्लिकेशन को। जो बैक्टीरिया है वो आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब सिंगल सेल है तो उसमें क्या होगा? सिंपल जीनोम होगा। सिंपल जीनोम होगा। सिंपल जीनोम का मतलब है कि 4.6 मल्टीप्लाई 6 बेस पेयर जो जीनोम की सीक्वेंस है या जीनोम की जो साइज है वो प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें अपने यूकेरियोट से तो बहुत ही छोटा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है या बेस पेयर का जो नंबर है बहुत ही कम होता है। और दूसरा क्या है? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा? बहुत ही इजी सा रेप्लिकेशन होगा। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि एक इसमें प्लाज्मिड भी होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्लाज्मिड भी होता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बार नाम सुनते हैं इसका और इसको यूज भी करते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल जीनोम है वो क्या करता है कि बहुत ही सिंपल रेप्लिकेट होगा। और इसके अंदर जैसा कि आपने प्रीवियस मेरे वीडियो में देखा होगा कि जो रेप्लिकेशन है उसकी एक साइट होती है, उसका एक रीजन होता है जहां से वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही रीजन होगा जहां से वो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? ORIC रीजन बोलेंगे। मैंने कंपैरिजन बताया था कि जो आपका यूकेरियोट्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो आपकी रीजन होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है उसको ARS बोलते हैं। जैसा कि मैंने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का नाम बताया था सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, वैसे ही यहाँ हम प्रोकैरियोट्स में जो इर्शिया कोलाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि हमने यूकेरियोट्स में देखा है कि जो सेल साइकिल चलता है या जो कोशिका चक्कर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो स्टेजेस होते हैं जैसे G1, S, G2 फेजेस, वैसा बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप आती हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, कौन से ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो साइड स्पेसिफिक है और उस साइड पे ही जाके बाइंड होते हैं और रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएशन कहां से होता है? आपको पता है कि रेप्लिकेशन है वो 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन होती है, दूसरी उसकी इलोंगेशन और जो उसकी थर्ड होती है वो होती है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेजेस हैं या 3 जो स्टेप हैं उनके अंदर आपका जो ई कोलाई का या प्रोकैरियोट्स का जो आपका रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशिएशन के बारे में। इनिशिएशन है मतलब स्टार्ट कैसे होता है? तो पूरा जो जीनोम है उसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है जो कि 245 टू 45 बेस पेयर का एक रीजन होता है, एक सीक्वेंस होती है जिसको कंजर्व सीक्वेंस बोलते हैं। अब कंजर्व सीक्वेंस क्या है? ऐसी सीक्वेंस जो टाइम के साथ चेंज ना हो। और जब से जैसे अर्थ इवॉल्व हुई है और उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना स्टार्ट हुए हैं तब से क्या हुआ कि जब बैक्टीरिया में जो सीक्वेंस थी जब वो सबसे पहले बना था उस टाइम के जो जीनोम में सीक्वेंस थी वो की वो सीक्वेंस आज है। अगर यहाँ पे चेंजेस होता है, मान लीजिएगा म्यूटेशन, आपका कोई भी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, आपको पता है ऑर्गेनिज्म का जीनोम है वो चेंज होता रहता है लंबे टाइम के बाद, लेकिन यहाँ जो ORIC रीजन है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, चेंजेस नहीं आएगा इसका कारण क्या है कि चेंजेस अगर आया तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स जुड़ने ORIC रीजन पे सारे के सारे, जैसे मैंने इधर लिखे हैं आपके HU प्रोटीन, DNA, AB, जो भी हेलिकेज है, SSP प्रोटीन है, प्राइमेज है, बीटा क्लेम्ट है, पॉलीमरेज थर्ड है, ये सारे ORIC रीजन पे सबसे पहली बार जुड़ेंगे। तो इनके लिए जो एफिनिटी है उस जगह पे बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो खो देगा ये रीजन अगर यहाँ पे चेंजेस आए तो। ठीक है ना? तो एक तो क्या होता है कि 245 बेस पेयर रीजन, 245 बेस पेयर का एक रीजन होता है जहां पे 245 बेस पेयर सीक्वेंस है। ये 245 ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 245 बेस पेयर मौजूद है इस रीजन में जिसको मैं ORIC रीजन बोल रहा हूं ना। मान लीजिएगा जीनोम और भी बड़ा है इधर, ठीक है, लेकिन ये जो इतना रीजन है वो क्या है? ORIC रीजन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
तो ये रीजन बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो बैक्टीरिया में 245 बेस पेयर का रीजन होता है, जो कि टाइम के साथ जो सीक्वेंस चेंज नहीं होती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, रिच होती है। ये रीजन है वो एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन होता है। कारण मैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो आप मेरे देख सकते हो कि उसमें कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन अधिक होंगे, मैक्सिमम मात्रा में एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कि साइटोसिन ग्वानिन होते नहीं है, होते हैं, लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होंगे, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बार जब स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे एक निश्चित सीक्वेंस, जैसे मैंने बताया 245 बेस पेयर का रीजन, वहां पे 13 मर की 3 रिपीट सीक्वेंस होती है और 9 मर की 5 रिपीट सीक्वेंस होती है। कहने का मतलब यह है कि 13 न्यूक्लियोटाइड की 3 सीक्वेंस होगी। यहां 13 न्यूक्लियोटाइड की, ये 13 मर है, ये भी 13 मर है, ये भी 13 मर है, और 9 मर मतलब यहां पे 9 मर है, यहां पे 9 मर, ऐसे करके जो 5 सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होगी यहां पे। समझ गए? तो अच्छा, इसका मतलब क्या है आप नहीं समझे होंगे। 13 मर का मतलब है कि 13 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ऐसे 13 न्यूक्लियोटाइड का एक रीजन है। फिर ये कि ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है, फिर ये दोबारा रिपीट हो रही है, बीच में और सीक्वेंस आ गई कोई भी, तो 13 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, 3 बार रिपीट होगी। किस रीजन में? ओआरएसी रीजन में। और 9 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो 5 बार रिपीट होगी। समझ गए? किस रीजन में? ओआरएसी रीजन में। ये पूरा 245 बेस पेयर के बीच में हो रहा है ये काम। समझ गए? और इनके बीच में जो रीजन है वहां पे कोई और सीक्वेंस आ गई। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन मैंने बताए, ये बहुत ज्यादा कंजर्व है। कंजर्व का मतलब है चेंज नहीं होंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से यही सीक्वेंस है जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे कौन? वो प्रोटीन, वो एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बार जब इनिशिएशन होता है, सबसे पहली बार जब इनिशिएशन होगा, तो फर्स्ट ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा आएगा या प्रोटीन कौन सा आएगा जो इस ओआरएसी रीजन पे बाइंड होगा? तो सबसे पहले आएगा HU प्रोटीन। HU प्रोटीन क्या करता है कि यहां पे ये जो रीजन है उन पे बाइंड हो जाता है। ये दोनों रीजन पे ये क्या है? HU प्रोटीन है। HU प्रोटीन का मतलब है स्टोन लाइक प्रोटीन, स्टोन लाइक प्रोटीन। समझ गए? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? जैसे ही इस पे HU जो भी प्रोटीन है वो बाइंड होगी, क्या होगा कि यहां पे जो नेक्स्ट अपना जो प्रोटीन आएगा इनिशिएशन के अंदर, जो नेक्स्ट प्रोटीन आएगी वो कौन सी होगी? आपकी DNA A प्रोटीन। ठीक है? अब जो DNA A प्रोटीन है उसके साथ आएगा आपका ATP। समझ गए? तो DNA A प्रोटीन कहां बाइंड होगा? आपका DNA A प्रोटीन बाइंड होगा जो 9 मर की सीक्वेंस है उसके ऊपर। सबसे पहली बार जब ये आएगा आपका DNA A प्रोटीन आएगा बाइंड होने के लिए सीक्वेंस पे, जो 9 मर सीक्वेंस है उस पे बाइंड होगा आपका। सबसे पहली बार जब एफिनिटी शो करेगा सबसे ज्यादा, तो यहां पे बाइंड होगा आपका DNA A प्रोटीन। समझ गए? इधर आपके 13 मर जो सीक्वेंस है वो मौजूद है। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है देखो, जैसे ही DNA A प्रोटीन यहां बाइंड किया, उसके बाद एक और फैक्टर आता है इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, I फॉर इंटीग्रेशन, H फॉर होस्ट, F फॉर फैक्टर। इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर ये क्या करता है? इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर बाइंड करता है 13 मर सीक्वेंस पे। तो यहां पे IHF बाइंड कर गया और यहां पे DNA A प्रोटीन ATP के साथ बाइंड कर गई। अब देखिए जो IHF फैक्टर है वो क्या होता है कि ये फैक्टर DNA को बाइंड करता है। 3 प्रोटीन सेल में ऐसी हैं प्रोकैरियोट्स में जो कि क्या करती है, जैसे अपन यूकैरियोट्स की बात करें कि स्टोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और TBP प्रोटीन भी होती है। जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो एक प्रोटीन आएगी TBP प्रोटीन। तो TB प्रोटीन होती है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन
और हिस्टोन प्रोटीन, ये 3 प्रोटीन फैक्टर ऐसे हैं सेल के अंदर जो डीएनए को बाइंड करने के काम आते हैं। डीएनए को बाइंड का मतलब है, डीएनए अगर सिंपल है तो डीएनए को ऐसा बना देंगे, डीएनए को ऐसा बना देंगे। अब जब डीएनए ऐसा बन जाएगा तो कैसा होगा, देखो इस प्रकार से, जैसे आईएचएफ फैक्टर जुड़ा, यहां पे जुड़ा तो बैंड हो गया, ये 13 मर सीक्वेंस हो गई, ठीक है। और ये हो गई आपकी 9 मर सीक्वेंस, ये हो गई आपकी 9 मर सीक्वेंस, समझ गए, ये 13 मर सीक्वेंस। अब इसके ऊपर आईएचएफ फैक्टर जुड़ गया, ये आईएचएफ फैक्टर जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है, और इधर जुड़ा हुआ है आईएचएफ फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब क्या करेगा, जो डीएनए ए प्रोटीन है वो क्या करेगा, आईएचएफ फैक्टर को बाइंड कर जाएगा, यहाँ बाइंड करके इसको पुल करेगा, इसको खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा इसको तो ये क्या, यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो 13 में रीजन है वहां से रिमूव हो जाएगा, कौन, आईएचएफ फैक्टर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये रिमूव हुआ तो इस 13 मर पे भी क्या जुड़ जाएगा, आपका डीएनए, जो बचा हुआ डीएनए ए प्रोटीन है वो जुड़ जाएगा। तो अब पूरी ओआरआरसी रीजन पे जितने भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो किसके हैं, डीएनए ए प्रोटीन के हैं। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी इनिशिएटेड प्रोसेस है, ये अभी स्टार्ट होने जा रहा है, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी इनिशिएशन चल रहा है। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होगा, अब जो नेक्स्ट आएगा कौन, हेलिकेज आएगा। तो हेलिकेज कौन है, डीएनए बी प्रोटीन, और इसको लोड करने का काम कौन करेगा, सी करेगा। तो हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो 13 मर सीक्वेंस थी वहां पे क्या जुड़ा हुआ था, आपका डीएनए ए जुड़ा हुआ है, इधर भी डीएनए ए जुड़ा हुआ है, डीएनए ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सब जगह पे डीएनए ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो डीएनए सी है, डीएनए जो सी है ये क्या है, मान लो डीएनए सी प्रोटीन है, ये क्या करता है, हेलिकेज को लोड करने का काम करता है। हेलिकेज लोडर की तरह काम करता है। हेलिकेज लोड का मतलब है कि डायरेक्टली जो डीएनए बी प्रोटीन है वो क्या होता है, हेक्सामेरिक फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, हेक्सामेरिक फॉर्म में होता है। तो ये पूरा क्लोज रहता है, ऐसे हेक्सो मतलब 6 सब यूनिट होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से क्लोज रहता है। तो जैसे ही डीएनए सी प्रोटीन इसके साथ जुड़ेगा, मान लो डीएनए सी एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये डीएनए सी है, एटीपी आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होके ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये डीएनए पे बाइंड करेगा, इस प्रकार से जाके बाइंड कर जाएगा। तो डीएनए सी प्रोटीन है वो क्या है, हेलिकेज लोडर की तरह काम कर रहा है। डीएनए बी प्रोटीन है वो एज ए हेलिकेज है, वो वास्तव में जो एक्चुअल जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या है, डीएनए बी है, और इसको लोड करने का काम कौन करेगा, डीएनए सी। तो यहां पे सबसे पहली बार कौन जुड़ेगा, डीएनए सी प्रोटीन जुड़ेगा, और डीएनए सी प्रोटीन जगह जगह जुड़ जाएगा, और डीएनए सी प्रोटीन जगह जगह जुड़ेगा तो क्या होगा, यहां पे डीएनए सी जुड़ गया, यहां पे डीएनए सी जुड़ गया। तो ये डीएनए सी जुड़ने के बाद बाहर की साइड कौन जुड़ा रहेगा, आपका जो भी जो आपका हेलिकेज है वो जुड़ गया, ओपन हो गया अभी ये, क्योंकि यहाँ पे एटीपी एक्टिविटी हो गई, मतलब एटीपी की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ओपन होकर डीएनए पे बाइंड कर जाएगा। अब डीएनए पे जैसे ही बाइंड किया क्या होगा, डीएनए के साथ वो हेलिकेज एक्टिविटी करेगा। अब जब हेलिकेज एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो डीएनए सी प्रोटीन है और ए प्रोटीन है वो तो डीएनए से क्या हो गए, रिमूव हो गए, वो तो डीएनए से क्या हो गए, रिमूव हो गए। कौन कौन, डीएनए ए और सी प्रोटीन है वो तो रिमूव हो गए, बचा कौन, ये बचा हेलिकेज बचा, इसको बोलते हैं अपन डीएनए बी प्रोटीन, समझ गए। तो इस प्रकार से अब डीएनए बी प्रोटीन क्या करेगा, हेलिकेज एक्टिविटी करेगा और डीएनए को खोलने का काम करेगा। तो अब डीएनए क्या होगा, ओपन होगा। डीएनए खुलेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए खुल गया, यहां पे हेलिकेज बाइंड अप है, यहां पे भी हेलिकेज बाइंड अप है। तो ये क्या है आपका डीएनए बी प्रोटीन, यहां पे भी डीएनए बी प्रोटीन। अब
अब नेक्स्ट क्या होगा, आपका एसएसबी प्रोटीन आएगा, और एसएसबी प्रोटीन यहां आएगा तो यहां पे जगह जगह पे क्या होगा, एसएसबी प्रोटीन है वो जुड़ जाएगा यहां पे जगह जगह पे। ये क्या है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी डीएनए का जो सिंगल स्टैंड है, जो ये सिंगल स्टैंड हुआ, इस पे बाइंड करने वाली प्रोटीन, जो कि क्या करेगी कि यहां पे आपको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या होगा, डीएनए खुल जाएगा। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मान लो यहाँ पे एडेनिन था तो यहाँ पे थाइमिन था, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था जो कि टूट गया अभी। यहाँ साइटोसिन था तो यहाँ ग्वानिन था जो कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं, तो ये अलग अलग हो गए। तो क्या होता है कि जैसे ये अलग अलग हुई है तो हेलिकेज तो आगे की तरफ चला गया, तो ये दोबारा से रिवाइंड ना हो जाए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, एनेलिंग की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए एसएसबी प्रोटीन आती है, ताकि जैसे एसएसबी प्रोटीन जुड़ा उसके बाद डीएनए रिवाइंड नहीं कर पाएगा, दोबारा से बाइंड नहीं हो पाएंगे। जो जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एसएसबी प्रोटीन जुड़ते ही क्या हो गया, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। अब जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी इलोंगेशन की प्रोसेस। तो देखिए जो दूसरी स्टेप है वो है इलोंगेशन की स्टेप, इलोंगेशन की स्टेप। अब इलोंगेशन में क्या होगा, जैसे ही इनिशिएशन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, मैंने बताया आपको, डीएनए बी प्रोटीन है वो जुड़ गई, हेलिकेज एक्टिविटी होगी कंटिन्यूसली, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हुआ जाएगा हेलिकेज। सबसे पहले प्राइमेज आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज क्यों आएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको 3 प्राइम OH ग्रुप की जरूरत है। अब जहां पे भी 3 प्राइम OH ग्रुप मिलेगा यहाँ पे, वहीं पे वो बाइंड करेगा। तो यहां पे खाली जगह पड़ी है, खाली जगह का मतलब है कि सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इस प्रकार से अरेंज है। तो यहां पे नया स्टैंड बनने के लिए 3 प्राइम OH ग्रुप की जरूरत है उसको। तो 3 प्राइम OH ग्रुप कौन प्रोवाइड कराएगा, तो जो प्राइमेज एंजाइम है वो उसको 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड कराएगा। कहने का मतलब यही है कि जो प्राइमर का सिंथेसिस करेगा प्राइमेज है वो, तो वो प्राइमर का सिंथेसिस कैसे करेगा, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करके चला जाएगा। अब 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होने का मतलब है यहाँ पे एडेनिन थाइमिन जोड़ के चला गया, तो कहीं पे भी इसके 5 प्राइम होगा एक साइड, तो एक साइड 3 प्राइम होगा, तो जिधर 3 प्राइम होगा उधर OH ग्रुप मौजूद रहेगा। तो यही OH ग्रुप चाहिए उसको 3 प्राइम पे, पॉलीमरेज को। तो जैसे ये टुकड़ा मिला यहाँ पे जुड़ा हुआ, पॉलीमरेज आके जुड़ जाएगा और वो क्या कर देगा, कंटिन्यूसली इसका नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा, इसका सिंथेसिस कर देगा। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको हाफ ले लेता हूं, ताकि आपको दोनों जो स्ट्रैंड है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बना ली इसको। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इधर 5 प्राइम लिख दिया हमने, इधर 3 प्राइम लिख दिया, इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम। यहां पे हेलिकेज जुड़ा हुआ है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या है, देखिए अभी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हो। अब इस डायग्राम में देखिए, जिधर डीएनए नहीं खुला हुआ उधर क्या जुड़ा हुआ है, हेलिकेज जुड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे। उसके बाद 2 स्टैंड लगे हुए हैं और दोनों स्टैंड पे क्या लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है लेगिंग स्टैंड और दूसरे पे लिखा हुआ है लीडिंग स्टैंड। जो लेगिंग स्टैंड है उस पे क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जो लीडिंग स्टैंड है वो कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है। वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इस पे बोर्ड पे बात करूं तो देखिए कि ये 5 प्राइम है और ये इधर 3 प्राइम है। तो हमेशा जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है, मैंने बेसिक बातें उस प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बता चुका हूं रेप्लिकेशन के बारे में। तो रेप्लिकेशन जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। मतलब हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड का जुड़ने का जो सीक्वेंस रहेगा वो 3 प्राइम पे जुड़ेंगे आके, और ये इधर से चेन ग्रोथ करेगी, समझ रहे हो। तो यहां पे 3 प्राइम लिखा हुआ है तो यहां पे आएगा 5 प्राइम, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा। तो यहां पे 5 प्राइम आएगा तो इधर 3 प्राइम आएगा। तो जो प्राइमेज था इसने क्या कर दिया, प्राइमर का सिंथेसिस कर दिया। ये हमारे पास प्राइमर है, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जुड़ गई। अब यहां पे 3 प्राइम OH ग्रुप मिल गया, किसको, पॉलीमरेज को। तो अब क्या होगा, पॉलीमरेज यहां आके बाइंड करेगा। अब पॉलीमरेज किस फॉर्म में आएगा, तो देखिए पॉलीमरेज में सबसे पहले आएगा बीटा क्लेम्प्ड, बीटा क्लैंप आएगा सबसे पहले, और इस क्लैंप को लोड करने वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं गामा लोडर, LA, गामा लोडर। अब ये जो गामा लोडर है ये बीटा क्लैंप को लोड करेगा, मतलब बीटा क्लैंप है वो इस प्रकार से बंद है। अब गामा लोडर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है जैसे हमने हेलिकेज में देखा था कि ये क्या करेगा, जब स्टैंड पे जुड़ेगा तो क्या करेगा, ओपन होना चाहिए इसका जो माउथ है वो। तो बीटा क्लैंप्ड, क्लैंप्ड का मतलब पता है क्लिप वगैरह, जैसे क्लिप होता है ना,
लगाने वाला, तो उसकी तरफ बंद होता है, तब हम इसको ओपन करेंगे, यानी कि गामा लोडर वो ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा तब जाके ये डीएनए पे इस प्रकार से बाइंड करेगा। तो गामा लोडर है वो जुड़े, सॉरी बीटा क्लैंप है वो जुड़ेगा। गामा लोडर क्या करेगा, इसको यहाँ पे लोड करके बीटा क्लैंप को, और रिमूव हो जाएगा, यहाँ से प्रोसेस से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा क्लैंप है वो लोड हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम आएगा, इधर क्या आएगा 5 प्राइम आएगा, इधर न्यूक्लियोटाइड है, ये भी प्राइमर का टुकड़ा है, तो यहाँ पे OH यहाँ आएगा। तो यहाँ पे बीटा क्लैंप कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, समझ गए। तो ये तो इसको सिंथेसिस किधर करेगा, इधर करेगा, और ये सिंथेसिस इधर करेगा। जिसकी डायरेक्शन हेलिकेज की डायरेक्शन के जैसी हो, जिस स्टैंड की डायरेक्शन हेलिकेज की डायरेक्शन जैसी हो, उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। और जिसकी डायरेक्शन हेलिकेज की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो, उसको बोलते हैं लेगिंग स्टैंड, उसको बोलते हैं लेगिंग स्टैंड। लेगिंग स्टैंड हमेशा टुकड़ों में होगा, और जो लीडिंग स्टैंड है वो होगा कंटिन्यूअसली सिंथेसिस। कैसे होगा टुकड़ों में, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा जो बीटा क्लैंप था वो क्या हो गया, जुड़ गया। बीटा क्लैंप क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पे। अब बीटा क्लैंप जैसे जुड़ा तो क्या हुआ, यहां पे इस प्रकार से बीटा क्लैंप जुड़ गया। अब देखिए ये सिंथेसिस इधर कर रहा है, इधर, और ये सिंथेसिस इधर कर रहा है। तो जो ये आपका पॉलीमरेज होता है, इसके अंदर और भी सब यूनिट होती है, जैसे टो सब यूनिट है, ये क्या करती हैं, आपस में जुड़ी रहती है इससे। तो अब एक तो इधर सिंथेसिस होते हुए आ रहा है, एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों सिंथेसिस करते हुए इधर जा रहे हैं, तो बीच में से टूट जाएगा पॉलीमरेज। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है, ऐसे सिंथेसिस किया फिर उठ गया, फिर पीछे से सिंथेसिस किया फिर उठ गया, फिर, तो इस प्रकार से ये टुकड़ों में होगा, इस प्रकार से टुकड़ों में होगा, और ये कंटिन्यूअसली होगा ऐसे, समझ गए। तो ये टुकड़े कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। तो इलोंगेशन की प्रोसेस इस प्रकार से होती है, समझ गए। अब देखो ऐसे कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होते होते ये भी ऐसे होता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, टर सीक्वेंस आएगी। ये टर सीक्वेंस क्या है, देखिए टर सीक्वेंस का मतलब है कि ऐसी सीक्वेंस जहां पे रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होगा, जहां पे रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होगा, मतलब ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये पूरा एंजाइम क्या कहलाएगा, पॉलीमरेज थर्ड कहलाएगा। आपको पता है पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड है वो तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं, बस डीएनए के जो डैमेज रिपेयर करते हैं, जब डैमेज होता है डीएनए में उसमें काम आते हैं। और पॉलीमरेज थर्ड है वो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी करता है। पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी मतलब तो बहुलीकरण करना, मतलब डीएनए की स्ट्रैंड को बढ़ाना। तो पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या करेगा, डीएनए की स्ट्रैंड को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम टर्मिनेशन देख रहे हैं, ये इलोंगेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा डीएनए निश्चित लेंथ का है, तो वहां पे वो पूरा रेप्लिकेट हो गया। तो अब हमें बंद करनी है इस प्रोसेस को, तो वो कहां पे बंद होगी, वो टर सीक्वेंस पे बंद होगी। अब टर सीक्वेंस पे क्या है, टर्मिनेशन रीजन है, वहां पे TUS सबस्टांस होता है, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सबस्टांस। मतलब टर्मिनस यूटिलाइज सबस्टांस का मतलब है कि सबसे पहले जो टर सीक्वेंस है उस पे ये प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद ये जैसे ही ये इधर पॉलीमरेज इसको रेप्लिकेट करते हुए पहुंचेगा, तो इस सीक्वेंस में जाके ये पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पूरी जो प्रोसेस है उसका दी एंड हो जाएगा। तो जहां पे टर सीक्वेंस मौजूद हो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन रीजन। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो बैक्टीरिया रेप्लिकेशन है इससे रिलेटेड ही। जो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन है उसको एक थीटा मॉडल है उसके द्वारा समझा जाता है। थीटा मॉडल का मतलब है कि जैसे मान लो इसका जो सर्कुलर जीनोम है बैक्टीरिया का, उसके अंदर मान लो रेप्लिकेशन होगा, मान लो ये डीएनए बैक्टीरिया का, तो मान लीजिए यहाँ पे इस रीजन को बोलते हैं ORIC रीजन, ठीक है। यहाँ पे लिखे जुड़ा तो इधर से खोलता हो जाएगा, ये इधर से खोलता हो जाएगा, तो दोनों यहाँ आके मिल जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, टर सीक्वेंस रीजन हो गया अपना, ठीक है। और इधर से कंटिन्यूस सिंथेसिस होता रहेगा। तो सबसे पहले ORIC रीजन पे ओपन होगा ना डीएनए, तो डीएनए कैसे ओपन होगा, देखिए इसका जीनोम है इस प्रकार से ओपन हो गया। फिर ये ओपन धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा ना, इधर जैसे एलिकेज इधर आता हुआ अपना काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये क्या होगा, ज्यादा खुलेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए आपको ये थीटा जैसा लग रहा है ना, इस प्रकार से थीटा ऐसे तो लिखते हैं अपन।
तो ये थीटा जैसा लग रहा है ना हमें, इसीलिए इसको थीटा मॉडल द्वारा समझा जाता है वेक्टर रेप्लिकेशन को। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेक्टर रेप्लिकेशन। पूरा जो सीक्वेंस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी जिसको भी जरूरत है बायो के ऐसे टॉपिक्स की, उसको आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।